नमस्ते। 22 अप्रैल 2025 की शाम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से नागरिकों को निशाना बनाया और 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं था, किसी सुरक्षा काफिले पर नहीं था, बल्कि आम लोगों पर किया गया हमला था। भारत के लिए यह केवल एक और आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सीमा रेखा थी जिसके बाद रूटीन प्रतिक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। हमले के अगले दिन ही 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को पूरी तरह उलट दिया। सिंधु जल संधि, जो 1960 से भारत पाकिस्तान संबंधों की सबसे स्थायी व्यवस्था मानी जाती थी, उसे स्थगित कर दिया गया। यह फैसला भावनात्मक नहीं था, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी तैयारी के बाद लिया गया कदम था। सिंधु जल संधि को अब तक की भारत की संयम नीति का प्रतीक माना जाता था। 4 युद्धों, कारगिल संघर्ष, संसद पर हमला, 26/11 पुलवामा और अनगिनत आतंकी घटनाओं के बावजूद भारत ने इस संधि को कभी नहीं छुआ था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद की कीमत अब सिर्फ बयानबाजी या कूटनीतिक नोट तक सीमित नहीं रहेगी। भारत का संदेश सीधा था, आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद को शायद अंदाजा ही नहीं था कि भारत इस स्तर तक जाएगा। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख के बयान लगातार आने लगे। पाकिस्तानी संसद में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि पानी रोकना युद्ध की घोषणा के समान है। मीडिया चैनलों पर यह नैरेटिव चलाया गया कि भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ जाहिलों को प्यासा मारना चाहता है। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे असली डर आंकड़ों में छिपा है। पाकिस्तान की पूरी कृषि व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर आधारित है। देश की कुल कृषि अर्थव्यवस्था का लगभग 23% हिस्सा सीधे सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से जुड़े पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान में 90% से अधिक खेती सिंचाई आधारित है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 50 से 60% है। इसका मतलब साफ है, पानी की थोड़ी भी अनिश्चितता पाकिस्तान के लिए सीधा आर्थिक झटका बन जाती है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जिसे उसका फूड बास्केट कहा जाता है, वहां की 85 से 90% खेती भारत से आने वाले पानी पर निर्भर करती है। गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी प्रमुख फसलें इसी पानी से पैदा होती है। कपास अकेले पाकिस्तान के टेक्सटाइल उद्योग की रीढ़ है, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 55% हिस्सा देता है। सबसे बड़ी कमजोरी पाकिस्तान की जल भंडारण क्षमता है। देश के पास केवल 30 दिनों तक के उपयोग योग्य पानी को संग्रह करने की क्षमता है। यानी अगर पानी का प्रवाह बाधित हुआ या अनियमित हुआ तो पाकिस्तान के पास कोई बैकअप नहीं है। इसके विपरीत भारत के पास बड़े जलाशय, बहुउद्देश्य परियोजनाएं और वैकल्पिक सिंचाई ढांचे मौजूद है। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने तुरंत यह आरोप लगाना शुरू किया कि झेलम और नीलम नदी में असामान्य उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने इसे भारत की साजिश बताया और सिंधु जल आयोग के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई। भारत ने तकनीकी डेटा के साथ जवाब दिया कि यह मौसमी परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने और प्राकृतिक प्रवाह से जुड़ा मामला है। भारत ने साफ किया कि उसने किसी नदी का प्रवाह रोका नहीं है, लेकिन वह अब संधि के तहत दी गई बाध्यताओं को निभाने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने संधि की मूल भावना, शांति और विश्वास को बार बार तोड़ा है। यहीं से पाकिस्तान की चिंता एक अस्थायी घबराहट से बदलकर दीर्घकालिक डर में बदल गई। सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद पाकिस्तान ने कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी ताकत झोंक दी। इस्लामाबाद ने लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इस्लामिक सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन और यहां तक कि विश्व बैंक को भी औपचारिक पत्र भेजे गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कोई ठोस समर्थन नहीं मिला। अमेरिका ने साफ कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। रूस ने किसी भी तरह की मध्यस्थता से दूरी बनाए रखी। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी यह कहकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का मुद्दा केवल रिकॉर्ड तक सीमित रह गया। न कोई आपात बैठक, न कोई प्रस्ताव, न कोई दबाव।
इसके बाद पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन का सहारा लिया। यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। भारत इस संगठन का एक प्रमुख सदस्य है और रूस तथा चीन दोनों भारत के साथ खुला टकराव नहीं चाहते थे। पाकिस्तान की शिकायत एजेंडे में जगह ही नहीं बना पाई। इस्लामिक सहयोग संगठन से पाकिस्तान को केवल औपचारिक बयान मिले। खाड़ी देशों की प्राथमिकताएं बदल चुकी है। सऊदी अरब और यूएई भारत के साथ अरबों डॉलर के निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का भावनात्मक दबाव उनके लिए व्यवहारिक हितों से कमतर साबित हुआ। अंतिम उम्मीद के तौर पर पाकिस्तान ने विश्व बैंक की ओर रुख किया, क्योंकि वही सिंधु जल संधि का मूल गारंटर रहा है। लेकिन विश्व बैंक ने भी साफ कर दिया कि वह इस मामले में मध्यस्थता नहीं करेगा और इसे कानूनी तकनीकी विषय मानता है। इसके बाद पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का फैसला किया। भारत ने इस कदम को पूरी तरह अवैध करार दिया। भारत का तर्क साफ था, जब संधि निलंबित है तो किसी भी मध्यस्थ अदालत का गठन ही गैर कानूनी है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया से उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी दौरान पाकिस्तान के भीतर हालात बिगड़ने लगे। 2025-26 की रबी फसल के लिए सरकारी आंकलनों में गेहूं उत्पादन में 12 से 15% गिरावट की आशंका जताई गई। खाद्य मुद्रा स्फीति पहले 35 से 38% के बीच चल रही है। पानी की अनिश्चितता ने कीमतों को और बढ़ाने का काम किया। शहरी इलाकों में पीने के पानी का संकट गहराने लगा है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों में पानी की सप्लाई पहले से ही कमजोर है। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने फसल पैटर्न बदलने की मजबूरी जताई है, जिसका सीधा असर रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पाकिस्तान की सेना, जो अब तक खुद को सबसे मजबूत संस्था मानती रही है, वहां भी चिंता बढ़ने लगी है। कारण साफ है, लंबे समय तक चलने वाला जल और आर्थिक संकट सेना की पकड़ को भी कमजोर कर सकता है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में बड़े राजनीतिक संकट अक्सर आर्थिक अस्थिरता से ही जन्म लेते हैं। भारत ने इस पूरे दौर में बेहद संतुलित और शांत रुख अपनाया। न कोई उग्र बयान, न कोई दिखावटी कूटनीति। भारत ने पानी पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन यह संकेत साफ कर दिया कि नियंत्रण अब भारत के हाथ में है। यही रणनीति पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली साबित हुई। आज पाकिस्तान जिस दबाव में है, वह कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म होने वाला नहीं है। जल प्रबंधन, कृषि ढांचा और आर्थिक संतुलन रातों रात नहीं बदले जा सकते। भारत यह बात अच्छी तरह समझता है और यही वजह है कि उसने इस बार तात्कालिक प्रतिक्रिया के बजाय दीर्घकालिक दबाव की नीति अपनाई है। पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट यूएनएससी से लेकर एससीओ तक जारी है, लेकिन असर कहीं नहीं दिख रहा। भारत शांत है क्योंकि इस बार जवाब भावनाओं से नहीं, रणनीति से दिया गया है। यही वह कमजोर नस है जिसे दबाने के बाद दर्द तुरंत नहीं बल्कि लगातार बना रहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।